ये आवाज इतनी तेज थी कि आस्था की नींद खुल गई। आस्था का दिल जोर जोर से धड़कन लग गया और जैसे ही आस्था ने उस दरवाजे पे हाथ धरा, दरवाजा खुल गया। आस्था ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी। दीवारन पे हर तरफ सिर्फ आस्था की तस्वीरें थी, जिपे कोई सालन से उसकी हर सांस पे नजर रखा बैठा हो। आस्था की नजर चेयर पे बैठे एक शख्स पे पड़ी। आखिर आस्था ने ऐसा क्या देख लिया? कौन सा राज था जो सालन से इस अंधेरे कमरे में छुपया पड़ा था? कि ये सब अरमान का जुनून से या फिर किसी की सोची समझी साजिश? कौन था जो सालन से उसके हर कदम पे नजर रखा बैठा था? जिस शादी में मैं दुल्हन बनी वो मेरी ना थी। मैं तो बस एक अनाथ छोरी थी जिसे अपने मामा की जान बचाने खातिर प्रियंका दीदी की जगह पे बैठना पड़ गया। प्रियंका दीदी, आपकी शादी और हम ना आवे, ऐसा भी हो सके। नानी, कल की ही बात से कि आस्था खुशी खुशी अपनी मामी की छुरी की शादी में गांव ते शहर आई थी। बचपन ते ही अनाथ आस्था ने उसकी नानी ने पाल पोस के बड़ा करया। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनेगी। लेकिन ये सब होया के बिरा कैसे आस्था दुल्हन बन गई? आज बेंगलुरु में हजारों लोगों की भीड़ और कैमरास की चमक के बीच मंच पर बैठे देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का दिन था। लेकिन मंडप के पास खड़ा दूल्हा अपनी दुल्हन के इंतजार की जगह अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था। शहर के लोग हैरान थे कि अरमान सिंघानिया जैसी हस्ती ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने का फैसला क्यों लिया। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, दुल्हन को बुलाइए। बुलाइए ना बिटिया को। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। अरमान की दुल्हन प्रियंका को अरमान के दादू यानी आलोक सिंघानिया ने चुना था। प्रियंका उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मनोज मल्होत्रा की बेटी थी। साधारण सी दिखने वाली प्रियंका ने भी अपने पिता के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज शादी के दिन जैसे ही मनोज जी अपनी बेटी प्रियंका के कमरे में घुसे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका मंडप में आने से ठीक पहले गायब हो चुकी थी। प्रियंका, ये तूने क्या किया? जैसे ही ये बात उसके माता पिता को पता चली तो उनके पैर कांपने लगे। तभी वहाँ खड़े आलोक जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी उस ओर बढ़ गए। अरे बिटिया, तैयार हुई कि नहीं? हाँ, बस वो तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप जाइए ना। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया क्योंकि अरमान के दादाजी ने कमरे के अंदर से आ रही रोने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। अंदर एक सिंपल, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी जिसका नाम था आस्था। ये देखकर आलोक सिंघानिया गरजते हुए बोले, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका भाग गई सर, और हमें पूरा यकीन है कि इस आस्था ने उसे भगाया है। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। ये शादी होकर रहेगी। अगर दुल्हन भाग गई है तो उसकी जगह कोई और बैठेगी। अगर ये शादी नहीं हुई तो पता है ना अरमान का गुस्सा। अरमान के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। दरअसल अरमान को लड़कियों से बेहद नफरत थी और इस शादी के लिए भी उसे आलोक सिंघानिया ने अपने झूठे हार्ट अटैक का नाटक करके ही तैयार किया था। अब दुल्हन के भाग जाने से अरमान का गुस्सा सबको जलाकर राख कर देता। इसलिए दुल्हन की माँ सीमा ने आस्था को सामने धकेलते हुए बोला, ये सब इसकी वजह से हुआ है।
इसका हर जाना भी इसे ही भरना होगा। सुन आस्था, अब अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी, सुना तूने? आस्था की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, शादी नहीं करना चाहती मामी जी, प्लीज मुझे मेरी नानी के पास जाने दो प्लीज। वो प्रियंका दीदी बोल रही थी कि वो एक बंद कर अपनी गंदी जुबान, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। आस्था रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त बात किसी की जिंदगी की नहीं बल्कि सिंघानिया एम्पायर की इज्जत की थी। आस्था, तुम्हें ये शादी करनी होगी, वरना अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम जानती नहीं हो वो कितना खतरनाक है। आस्था के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। हाथ आगे बढ़ाइए। घूंघट की वजह से अरमान को दुल्हन बदलने का पता ही नहीं चला। अरमान ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वो अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। बड़ी साहब, इसमें इस लड़की की सारी जानकारी। इधर आस्था के बारे में सभी चीजें जानने के लिए अरमान के दादू आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। लेकिन जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे उनकी डिटेल्स पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए और वो खुद से बुदबुदाते हुए बोले, पहले मैंने सोचा था कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं, ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। इसी के साथ आस्था विदा होकर सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। अरमान तेजी से दरवाजे के अंदर जाने लगा कि तभी अरमान बेटा, शादी के बाद अकेले घर नहीं आ सकते, बहू को लाना पड़ेगा। जाओ, बहू को लेकर आओ। अपने माता पिता को खोने के बाद एक दादू ही थे जिन्हें अरमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था। कहते हैं सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। आस्था ने अभी भी घूंघट नहीं हटाया था, इसलिए उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरमान ने लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। ये देखते ही वहाँ मौजूद अरमान के छोटे भाई और उसके कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही अरमान ने आस्था को खुद से दूर करते हुए बोला, और हाँ, ये जितना नाटक करना था हो गया, मुझे ऑफिस का काम करना है और नाटक नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अरमान अपने स्टडी रूम में घुस गया। जी दादाजी। दादी आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। इधर दादाजी का इशारा पाते ही अरमान के भाई अहान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ते हुए बोला, आइए भाभी, वेलकम। यह है आपका कमरा। किसी भी चीज की जरूरत तो आप बस बेल बजा दीजिए, कोई ना कोई जरूर हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। आप कंफर्टेबल हो जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूँ। जैसे ही आस्था अंदर आई उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जैसे ही दरवाजे को अंदर से धक्का दिया तो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक हो गया। दरवाजे में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने के बारे में बेचारी आस्था को जरा भी पता नहीं था। अंदर पहुंचते ही आस्था ने घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात को 2 बजे जब अरमान अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है, बेड के एक कोने पर आस्था दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। उसे देखते ही अरमान नफरत से बोला, दादाजी बिना सिर्फ मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये शादी नाम की है, क्या फर्क पड़ता है? ये हो जा कोई और, कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती।
वो खासकर आस्था को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आस्था गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा ग्लास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। वैसे इतना आराम से क्यों उठा? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। गन चलने की आवाज सुनकर अरमान के दादू और उसका भाई अहान सब दौड़ते हुए ऊपर आए। ये क्या बदतमीजी है? बहू को डराने की क्या जरूरत थी? तो आपके कहने पे मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगा नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि गोली मैंने इसके सर पे नहीं मारी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। अरमान भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। अब भाभी से ऐसे डरा। किसने कहा तेरी भाभी है? तेरी भाभी नहीं है। बेटा, बहू को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी दादाजी। बेटा, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। हमें माफ कर देना बेटी। हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमने बहुत नाइंसाफी की है और उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह बदल दोगी ना तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। मैं जानता हूं बेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। फिलहाल रात काफी हो गई है, मैं तुम्हारा सूटकेस भिजवाता हूं। तुम कपड़े चेंज करके यहीं सो जाओ। वैसे भी कल सुबह अरमान को पेरिस जाना है बिजनेस डील के लिए। ये सुनकर आस्था ने चैन की सांस ली। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियां काट रहा था। बस फिर क्या था? ओह माय गॉड, ये कोई पागल मालिक है जो अरमान के इतने महंगे पौधे खराब कर रहा है। अरमान को पता चल गया ना तो इसकी खैर नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधा आस्था की आंखों में खो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे घूर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान सुबह पेरिस के लिए निकला जरूर था, पर खराब मौसम होने की वजह से उसे अपनी मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही? अभी भी मौका, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी आस्था हर किसी को सलाह नहीं देती। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खो सा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान,
लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी! आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी, भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। ना बड़ा धोखा। आहान, मुझसे ये झूठ छुपाने की वजह क्या थी? अरमान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। भैया, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। दरअसल आपकी शादी किसी और के साथ हो रही। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली थी। मान, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है, और मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख कर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आहान ने अगले ही पल आस्था को सोफे पर लिटाते हुए अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करके घर आने के लिए बोल दिया। ध्रुव शहर का जाना माना सर्जन और डॉक्टर था। आस्था को इस हाल में देखकर दादाजी ने सफाई देते हुए अरमान से कहा, अरमान बेटा, मैं मानता हूँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रियंका से तय हुई थी। प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई, तो हमने उसकी ही कजन आस्था को इस खानदान की इज्जत बनाकर मंडप में बिठा दिया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ अरमान गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर ध्रुव तब तक आस्था के पास पहुंच चुका था और उसने आस्था को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, घबराने कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगा। इधर ध्रुव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। अरमान भाई, ये क्या देखो। वहीं दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही पाए थे, ये देखकर उनकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। दादाजी को देखो। दादाजी। जैसे ही अरमान ने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखी तो उसने जल्दी से ध्रुव को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया। दादाजी। वहीं अरमान और बाकी सब जब दादाजी को लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नजर आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखा। दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आस्था। तुम्हें इस बात का हर जाना तो हर हाल में भुगतना होगा। जल्दी ही वो सब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहीं इधर घर पर उन सबके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आया। होश आते ही आस्था के कानों में सन्नाटा चुभने लगा। उसने भारी सर के साथ पूरे घर में आवाज लगाई, दादाजी, दादाजी, आहान जी, कोई है? मैम। आप कौन है और आप मेरा रास्ता ऐसे कैसे रोक रहे हैं?
मैं देव हूँ और अभी घर में कोई नहीं है और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं। कोई नहीं है मतलब अभी तो सब यहीं थे ना। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। माफ कीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान सर के परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आस्था की जिद के आगे देव को झुकना पड़ा। वो आस्था को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में माहौल बेहद खराब था। ध्रुव वार्ड से बाहर निकला। अरमान ब्रो, दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दूसरा हार्ट अटैक आया। अगर उन्हें जरा सा भी स्ट्रेस दिया तो शायद हम उन्हें जान से खो देंगे। मेरे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले। सच्चाई यही है अरमान भाई, हमेशा आपकी जिद और गुस्से की वजह से उनकी जान पर बनाती है। आप भी नहीं मानेंगे ये बात। छोड़ो उसे। अरमान के दोस्त आकाश और सुमित ने बीच बचाव कर ध्रुव को छुड़ाया। अरमान टूट चुका था। वो अकेले में जाकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वो अभी सोच में डूबा ही था कि तभी गैलरी के दूसरे छोर से आस्था दौड़ती हुई आई और मुड़ते ही वो अरमान से जा टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने आग की तरह गरम अरमान सिंघानिया खड़ा था। ना क्या कर रही? मैं दादाजी से दादाजी को मौत के मुंह में धकेलने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत, तमाशा करने आ गई। आस्था थर-थर कांप रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो इतना पत्थर दिल होगा। मुझे दादाजी से मिलने दीजिए प्लीज। दादाजी का नाम ना अपनी जुबान पे भी मत लेके आना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम अपनी ये खूबसूरती का जाल फैला के मेरे परिवार को अपने वश में कर लोगी तो गलत फहमी में हो। अपनी इस खूबसूरती का जाल कहीं और पे फैलाने मुझ पे काम नहीं करेगा। आस्था कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस कर रह गए। तभी पीछे से देव की आवाज आई। बॉस, दादाजी को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहते। अरमान ने झटके से आस्था का हाथ छोड़ा और दादाजी से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चला गया। अरमान जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचा। अरमान बेटा, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आस्था इस घर की बहू है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। दादाजी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरमान भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी बाहर खड़ी हुई। क्या भाभी? भाभी नहीं है तेरी वो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तभी दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा उभरा। बेटा, आस्था बाहर खड़ी है। देखो बेटा, अगर तू हमारी बहू को अंदर नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुमसे अपने चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लूंगा। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लेकर आओ। अरमान भाई होश में आइए। दादाजी अब आस्था भाभी से जुड़ चुके हैं। अगर आप उन्हें जुदा करेंगे, इस स्ट्रेस में उनकी जान भी जा सकती है। आप वाकई अपने गुस्से के लिए उनकी जान का सौदा करेंगे? कम से कम एक बार प्लीज इंसान होने का नाटक करो। अगर ये लड़की दादाजी को ठीक रख सकती है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही मेरे घर की सबसे कमजोर कड़ी पे कब्जा कर लिया। जब तक दादाजी इस हॉस्पिटल में है ना, तुम्हें मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। और अगर एक भी आंसू गिरा ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। लियो, ठीक करो अपना और अंदर चलो। आस्था ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने आंसू पोंछे और अरमान के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। दादाजी ने मुस्कुराकर आस्था का हाथ पकड़ा। वहीं अरमान एक कोने में खड़ा दादाजी और आस्था को देख रहा था। ये क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? कुछ ही घंटों में सबको अपना गुलाम बना लिया इस लड़की ने। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे आकाश, क्या तुझे द ग्रेट ध्रुव के इलाज में शक है क्या? सर बिल्कुल नहीं, भाभी एकदम फिट है। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बेहतर हूँ। ध्रुव जी, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है,
दादाजी को जल्दी ठीक करके घर भेज दीजिए। अरे भाभी आप फिक्र ना कीजिए, बस रिपोर्ट आने में 2-3 घंटे बाकी है, तब तक आप अरमान भाई के साथ घर पे जाके रेस्ट कीजिए। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ फड़फड़ाए लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए। आस्था फिर वो सही कह रहा है। और अगर तुम बीमार हो गई तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? चलो घर चले। तुम्हें क्या तूने भी सुना जो मैंने सुना? क्या हो गया भाई को? पता है भाभी का जादू चल गया। हे भगवान, प्लीज आज इस मॉन्स्टर से बचा दो। आपको पक्का 101 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज आज बचा लो। गाड़ी मेंशन पहुंचते ही अरमान बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अंदर चला गया। वहीं देव ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोला। देव भैया, क्या आप बता सकते हैं कि बाकी सब कब तक आएंगे? फिक्र मत कीजिए, वो लोग 3 घंटे में आ जाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए हो मैं यही हूँ, बताइएगा। देव समझ गया था कि आस्था अरमान के साथ अकेले रहने से मौत की तरह डर रही थी। आस्था ने भारी मन से मेंशन के अंदर कदम रखा कि तभी एक नौकर ने आकर उसे और डरा दिया। मैम, आपको सर ने रूम में बुलाए। ये सुनते ही आस्था का गला सूख गया और खुद को उस कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी जहां एक दिन पहले उस पर गोली चली थी। उसने अपनी नानी को याद किया और अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर वो अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर जाने से हिचकिचाई, कमरे के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। अब क्या सारी रात वहीं खड़ी रहोगी या मैं लेने आऊं? अंदर आओ। आस्था घबराकर अंदर चली गई। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। सोफे पर बैठे अरमान की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। आज से इस घर में तुम्हारा काम दादाजी का ख्याल रखना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक केयर टेकर और सिर्फ एक नौकर की होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात दादाजी को और मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। आस्था को अरमान का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, मेरे सामने जितने बहाने हैं बहा लो, लेकिन यही आंसू दादाजी के सामने और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी टपकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में लोग मुझे इतना प्यार करते थे, फिर इस अनजान आदमी को मुझसे इतनी नफरत क्यों? अपना सामान लेके इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस कमरे में? गलतफहमी मत पालना। इस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो हमें एक कमरे में रहना होगा। तुम यहाँ नीचे सोओगी और मैं वहां ऊपर सोऊंगा, बस। आस्था दौड़कर अपने उस कमरे में गई जो दादाजी ने उसे दिया था और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर उसे अरमान की धमकी याद आई। तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। उसने खुद को संभाला। नहीं आस्था, तो रो नहीं सकती। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। नानी और दादाजी की सलामती के लिए तुझे उस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। आस्था अपना छोटा सा बैग लेकर अरमान के कमरे में पहुंची। अपना सामान उस कोने में रखो और यहाँ के बैठ जाओ। अब क्या चाहिए इसे मुझसे? अभी कुछ बचा है क्या? तो फाइल उठाओ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके रहोगी।
ये सुनते ही आस्था ने जैसे ही उस फाइल में मौजूद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आखिर क्या लिखा था उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में, जिसे देखकर आस्था के उड़ गए थे होश? क्या दादाजी और अपनी नानी को बचाने के लिए आस्था कर देगी उन पेपर्स पर साइन? अरमान के गुस्से के पीछे छुपा है अतीत का कौन सा राज? क्या होगा आस्था के साथ आगे इस कहानी में? क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब और शुरू होगी एक प्रेम कहानी? आस्था ने सवाल भरी नजरों से अरमान को देखा, जैसे पूछना चाह रही हो कि यो कौन सी फाइल से। अरमान ने उसकी नजरें समझकर कहा, इस फाइल में साफ लिखा से कि अगले 6 महीने तुम मेरे लिए केयर टेकर का काम करोगी। मैं तुमने इस घर में केयर टेकर के लिए अपॉइंट कर रहा हूं। हर महीने 1 लाख सैलरी मिलेगी, 6 महीने में कुल 6 लाख। आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। अरमान के अंदाज ने उसका वजूद हिला दिया। उसने आस्था के आत्मसम्मान पे उंगली उठाई थी। ये उसके लिए शर्मनाक बात थी। अरमान ने उसने लालची और जालसाज कह के बेइज्जत कर्या। आस्था सोचने लगी, इस क्रूअल मॉन्स्टर के पास इतना पैसा से, लेकिन के फायदा जो इंसान ने इंसान ही ना समझे और बात करन की तमीज भी ना जाने। आस्था का मन होया कि वो अरमान ते कह दे, मुझे तुम्हारे पैसियन में कोई इंटरेस्ट ना से, अपने पैसे अपने पास रखो। अगर अरमान ना भी कहता तो भी मैं दादाजी की सेवा करती, यो मेरा फर्ज था। दादाजी ने मन ने जो प्यार और भरोसा दिया से, उसके लिए मैं कुछ भी कर देती। उनकी सेवा में बिना पैसियान के भी कर लेती। लेकिन वो अरमान के सामने कुछ ना कह सकी, बस उसे एक तक देखती रही। क्यों ऊंचा सुनाई देता है? या मेरे पेशेंस ने बार बार चैलेंज कर रही हो? मैंने कहा ना, पेन उठाओ और साइन करो। एक बात याद रखना, अगर तुम अरमान सिंघानिया के नाम का मिसयूज करने की कोशिश करोगी तो तुमने ऐसी सजा मिलेगी जिसके बारे में तुम सोच भी ना सकती। आस्था ने बिना देर किए पेन उठाया और बिना पढ़े फाइल पे साइन कर दिए। वो बस अरमान से पीछा छुड़ाना चाह रही थी। साइन करते ही अरमान ने एक झटके से पेपर्स उठा लिए और तिरछी मुस्कान के साथ आस्था की तरफ देखने लग गया। अचानक पेपर बैग साइड में रख के वो आस्था की तरफ बढ़ा। आस्था डर के मारे पीछे हटन लागी। हे कन्हैया जी, अब मैं किट जाऊं, इस मॉन्स्टर तक कैसे बचूं? अरमान ने दोनों तरफ से उसका रास्ता रोक के उसके खूबसूरत चेहरे ने गौर से देखा और बोला, तुम जानते हो कि तुमने किन पेपर्स पे साइन किए हैं? कि तुम पढ़ी लिखी ना हो, तुमने एक बार भी पेपर्स पढ़ना जरूरी ना समझा। आस्था ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरमान बोला, चलो तुमने ना पढ़ा तो मैं बता देता सूं। लास्ट के 2 कॉलम में लिखा से कि अगर तुम मन ने धोखा देने या झूठ बोलने की कोशिश करोगी तो मेरे पास तुम्हारा मर्डर करने का भी हक से। अरमान ने इतने करीब देख के आस्था जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख अरमान के कानन में पड़ी, जिससे उसके कानन में झंझनाहट हो गई। उसने एक हाथ अपने कान पे और दूसरा आस्था के मुंह पे रख दिया। बाबली छोरी, यू के करया तुमने? इतनी जोर से कौन चीखे से? आस्था उसकी ऊंची आवाज सुनकर फिर डर गई और जोर जोर से रोवन लगी। उसे रोता देख अरमान समझ ना पा रहा था कि के कहे। इस छोरी ने मेरा कान फोड़न की कोशिश करी और अब खुद रो रही से, जैसे कितनी मासूम हो। यो सोच के वो आस्था ने देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अरमान के जान के बाद आस्था ने राहत की सांस ली। बेड के एक सिरे पे बैठ के वो रोवन लगी और खुद से बोली, नानी माँ, आप कहती थी कि सबके साथ भला करो तो हमारे साथ भी भला होगा। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा न करा, फिर इन कुछ दिनों में मेरी जिंदगी के साथ योग्य हो गया। उधर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान दादाजी ने लेके घर पहुंच गए। मैंशन में अजीब सी खामोशी थी। चारों ने किसी से कुछ ना कहा। तभी उनने सीढ़ियां ते उतरता अरमान दिखा। वो दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, अब आपकी तबीयत कैसी से? दादाजी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुमने मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। आस्था बेटी ने अपना के
तुमने मन्ने जो खुशी दी से, उसके बदले मैं और कितने साल जी सकता सूं। तुमने मन्ने जीन की नई उम्मीद दी से। अरमान बोला, आप अभी हॉस्पिटल ते आए हो, ज्यादा बात ना करोगे, चलो अपने कमरे में आराम करो। दादाजी ने कहा, हाँ बेटा, आराम तो कर लूंगा, पर मेरी बहू कहाँ से? मन्ने आस्था बेटी ते मिलना से, उसके बाद ही आराम करूंगा। दादाजी की जिद सुन के अरमान थोड़ा गुस्से में आ गया, पर समझ ना पाया कि उनने आस्था ते मिलन ते कैसे रोके। अभी अभी आए दादाजी ने उदास करना ठीक ना था। वो सोच में पड़ गया। आहन भी बोला, हाँ भैया, भाभी कहाँ से हैं? जब ते हम आए हैं उन्हें देखा ही ना। आहन ने पूरे इमोशंस के साथ फिर कहा, भाभी कहाँ से हैं? यो सुन के अरमान चिढ़ गया और आहन दे गुस्से ते घुरन लग गया। अरमान ने खुद ने घोरता होया आन हड़बड़ा गया और अपनी नजरा चुरान लग गया। तभी ध्रुव ने भी अपनी आवाज पर जोर देते हुए पूछा, हाँ अरमान भाई, बताओ भाभी किस है? अरमान ने कड़े लहजे में कहा, तुम लोग यहीं दरवाजे पे खड़े होकर बेवकूफ़ों की तरह सवाल करने बंद करो। दादाजी ने अभी अभी हॉस्पिटल ते लेके आयो, पहले उन्हें सोफे पे बैठाओ, तब तक मैं उन्हें लेके आता सो। ऐसा कह के अरमान वहां ते लंबे कदम भरता हुआ अपने कमरे की ओर चला गया। दादाजी ने उसके जाने के बाद उन चारण की तरफ देखते हुए परेशानी के साथ कहा, अगर मैंने वो नाटक ना करया होता तो आस्था ने अब तक घर ते बाहर निकाल दिया गया होंदा। आस्था ने अरमान की सजा ते बचावन खातर ही मैंने यो सारा ड्रामा करया से। उस टाइम उस सिचुएशन ते निकालन खातर ही मैंने हार्ट अटैक के नाटक का सहारा लेना पड़ा था। दादाजी आगे फुसफुसाते हुए बोले, अब तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इस ड्रामे के बारे में अरमान ने कानन कान खबर न लगनी चाहिए। जब तक आस्था अरमान के दिल में अपने खातर जगह न बना लेती, तब तक मन ने अपना यो नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तुम सब सुन रहे हो ना मेरी बात? इतना सुनते ही ध्रुव शॉक्ड होके बोला, दादाजी, एक पल खातर तो आपकी हालत देख के मैं भी धोखा खा गया था कि कहीं आपने सच्ची में हार्ट अटैक तो ना आ गया। पर आप तो बड़े बढ़िया एक्टर निकले, आपकी एक्टिंग देख के मजा आ गया। अर तो अर यो आहान भी आपने ना पकड़ पाया, जो खुद ने बहुत बड़ा एक्टर समझे से। तो फिर अरमान भाई कहाँ थे पकड़ते? पर फिर भी हम सब में सबसे ज्यादा शार्प नजर अरमान भाई की एस है, इसलिए आपने अभी भी उन तक बच के रहना पड़ेगा। आपने कंटिन्यू अपनी दवा भी खानी होगी, पर आप चिंता मत करो, आपकी सारी दवाएं मैं कैल्शियम की दवा से रिप्लेस कर दूंगा। आप अरमान भाई के सामने भी दवा खा सकते हो। ऐसा कह के ध्रुव मुस्कुराना लग गया। अब तक वो सब अंदर आके बैठ चुके थे। तब आकाश सोचते हुए बोला, यार अरमान भाई ने गए हुए काफी टाइम हो गया, वो अब तक आस्था भाभी ने लेके क्यों ना आए? दादाजी परेशान होके बोले, मन ने तो बार बार आस्था की चिंता सतारी से। तुम जानते हो ना, हमने उसने अकेली अरमान के साथ छोड़न का रिस्क तो लिया था, पर अब मने डर भी लगन लग गया से कि कहीं उसने आस्था बेटी ने डरा धमका ना दिया हो। ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, ना दादाजी, मैंने आपके कहने मुताबिक अरमान भाई के मन में यो बात डाल दी थी कि आस्था भाभी ते ही दादाजी की खुशी जुड़ी हुई से, इसलिए वो आस्था भाभी ने किसी भी तरह की तकलीफ ना देंगे। अभी के लिए भले ये अरमान एक्टिंग कर रहा हो, पर आप तो जानते ही हो कि धीरे धीरे जब दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो प्यार भी हो जाएगा। बस एक बार प्यार हो जान दो, फिर तो अरमान भाई आस्था भाभी ने कभी भी छोड़ के कहीं ना जान देंगे। सुमित ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, यार एक बार तो तेरी बात सुन के मन में ऐसा लगा था कि कहीं अरमान तेरा गला ही ना दबा दे, पर फिलहाल तू बच गया, वो भी सिर्फ दादाजी की वजह से। वो चारों ही अपने अपने कारनामों की तारीफ करते हुए मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी ओर अरमान जैसे ही आस्था ने लेके आवण खतर अपने कमरे में गया, उसने देखा कि आस्था बेड के एक कोने पे लेटी हुई सो रही थी और उसके गाला पे आंसुओं की लकीरां साफ दिख रही थीं। अरमान आस्था ने इस तरह बेफिक्री से सोते हुए देख के हैरान रह गया। तब उसने याद आया कि कुछ देर पहले आस्था ये कह रही थी कि उसने बहुत नींद आ रही से, उसने सोना से। अरमान हैरान होके सोचने लग गया, इस छोरी ने मैं इतनी सारी कड़वी बातें सुना दी, पर फिर भी वो इतने आराम से कैसे सो सकती से? ना,
मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, तुमने इस तरह मजे ते सोवन का कोई हक ना से। अब तुम मेरी पत्नी हो तो जिसा मैं चाहूंगा वैसा ही रहना पड़ेगा। और अभी तो तुमने मेरे दादोजी बुलारे से, तो तुमने उठना ही पड़ेगा। यूं कह के अरमान ने साइड टेबल पे रखा हुआ जग उठाया और उसका सारा पानी सोती हुई आस्था के ऊपर उछाल दिया। आस्था जो एक सुकून की नींद सो रही थी, अपने ऊपर अचानक पानी गिरते ही छटते उठ के बैठ गई और जोर शोरते चिल्लाने लगी, नानी नानी, बाढ़ आ गई, नानी भागो, बचाओ, बारिश आ गई, नानी माँ कहाँ से हैं आप? आस्था ने इस तरह चिल्लाता देख अरमान हैरान रह गया। फिर उसकी आवाज़ बाहर ना जावे, इसीलिए उसने जल्दी से आस्था के मुंह पे अपना हाथ धर दिया। हालांकि अरमान का कमरा साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से अंदर की कोई भी आवाज़ बाहर ना जा सकती थी और ना ही बाहर की कोई आवाज़ अंदर आ सकती थी। पर फिर भी अरमान कोई रिस्क लेना ना चाहता था। आस्था के मुंह पे हाथ धरे हुए वो गुस्से में बोला, इतना क्यों चिल्ला रही से? क्या तुम थोड़ा धीरे ना बोल सकती? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मन ने पूछे सोवन की? तुमने बिना मन ने पूछे या बिना मन ने बताए कोई भी काम करने का कोई हक ना से, पर तुमने यो करा से और मेरे बनाए रूल ने तोड़न की हिम्मत करी से। आस्था ने जैसे होश आ गया था। वो कुछ कहना तो चाहती थी, पर अरमान का हाथ उसके मुंह पे होने की वजह से वो कुछ भी बोल ना पा रही थी। वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखन में कंफ्यूजन लिए अरमान ने घूरे जा रही थी। अरमान ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारे मुंह पे ताला लग गया से? बोलती क्यों ना? मेरी बातन का जवाब दो। आस्था बार बार अपनी पलकें इधर उधर करन लागी। वो अरमान ने यो समझाना चाह रही थी कि उसका हाथ उसके मुंह पे धरया होया से तो वो भला बोल कैसे सकती से। आस्था ने चिढ़ मचान लागी और फिर अरमान के हाथ पे हल्का सा काट लिया। इस अचानक हुए हमले की वजह से अरमान ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। अब अरमान और भी ज्यादा भड़क उठा। वो आस्था ने खा जान वाली नजरन से देखते हुए बोलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया ने काटन की? अरमान का हाथ हटते ही आस्था ने गहरी सांस ली और जल्दी से बोली, हम आपने कब तक यूं बतावन की कोशिश कर रहे थे कि आपने हमारे मुंह पे हाथ धरा होया से तो हम कैसे बोल सकते हैं? यो कह के आस्था उसने घूरन लागी। उसे पक्का यकीन था कि आज अरमान अपना हाथ ना हटाता तो वो बेहोशी हो जाती। आस्था ने बड़ी मासूमियत और भोलापन से यो बात कही थी, इसलिए एक पल खातिर अरमान उसकी मासूमियत में पूरा का पूरा खो गया। पर अगले ही पल उसकी आंखन में फिर गुस्सा आ गया और सख्त लहजे में बोला, अपनी फालतू बकवास बंद करो और जाके अपने कपड़े चेंज करो, फिर फटाफट दादाजी ते मिलन खातिर मेरे साथ चलो। जबे आस्था ने सुना कि दादाजी आ गए हैं और उसने बुला रहे हैं तो वो खुश हो गई। कुछ देर पहले तक उसने अरमान के साथ अकेली रहवान में बहुत डर लग रहा था, पर अब यूं सुन के कि दादाजी और बाकी सब लोग लौट आए हैं वो खुश हो गई। आस्था मासूमियत ते बोली कि सच्ची दादाजी आ गए हैं, हमने भी उनसे मिलना से। यो कह के आस्था दौड़ते हुए अरमान के साइड से निकलना लगी। अरमान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम पागल होगी से के? तुमने मेरी बात सुनाई ना देती? तुम इस हाल में दादाजी के पास ना जा सकती कि तुम भूल गई कि तुम्हारे सारे कपड़े गीले हो रहे हैं कि तुम इस तरह दादाजी के सामने जाओगी? जाओ पहले जाके कपड़े बदल लो। अरमान की धमकी सुनन के बाद आस्था सिर झुका के एक तरफ खड़ी हो गई। अब अरमान ने और भी ज्यादा गुस्सा आने लग गया। उसे समझ ना आ रहा था कि यो अरमान की बात ने ऐसे कैसे टाल सकती से। अरमान गुस्से में अपने कदम बढ़ा के आस्था के सामने खड़ा हो गया और बोलन लग गया, मेरी तरफ देखो और बताओ, इस तरह सिर झुका के क्यों खड़ी हो? आस्था ने सिर झुकाए धीमे लहजे में जवाब दिया, जी वो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े कोन्यास हैं। जो आनी माँ ने कपड़े भिजवाए थे वो सिर्फ 2-3 जोड़ी थी और वो सब माँ ने धोवन खतर दे रखे से, लेकिन वो अभी तक सूखे कोन्यास हैं। और यो कपड़े जो माँ ने पहने हुए थे यो आपने गीले कर दिए, तो माँ ने कपड़े कैसे चेंज करूं? आस्था बहुत भोलेपन ते यो सारी बात कह रही थी और इसलिए अरमान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़न लगा। वो गुस्से ते अपने माथे ने लगातार रब करन लगा।
अरमान तेज आवाज में बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ऐसे के? तुम ये बात मैंने पहले ना बता सकती थी? बेवकूफ छोरी, फिर तुमने नींद ते जगान खतर में ऐसा ना करता। अरमान दांत पीसते हुए आस्था ने घूरन लगा, लेकिन आस्था डर के मारे एक तरफ सिर झुकाए खड़ी थी, मानो उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो और वो अरमान की अदालत में खई हो। अरमान अपने कमरे की अलमारी की तरफ गया और वहां जाके उसने ढेर सारी साड़ियां देखी। उसने आस्था की तरफ पलट के सख्त अंदाज में पूछा, तुम कह रही थी तुम्हारे पास कपड़े को न्यासन, लेकिन यहाँ तो पूरी अलमारी साड़ियों ते भरी पड़ी से। कि तुमने कल यो साड़ियाँ अलमारी में नजर ना आई थी? अब आस्था की नज़र भी उन फैंसी और महंगी साड़ियों पे गई जो उसने शादी की रात ही देख ली थी, लेकिन आस्था ने कभी साड़ी पहनी ही पोन्या थी, इसलिए उसने उन्हें छुआ भी कोन्या। आस्था ने कहा, लेकिन मैं यो। आस्था की बात उसके गले में ही अटक गई। अरमान ने पूछा, लेकिन मैं यो के? अगर तुमने यो कपड़े देख लिए थे तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास कपड़े को न्यासन? आस्था डर के मारे जल्दी दे बोली, वो मैंने यो साड़ियाँ पहननी ना आती। अरमान शौक होकर बोला, के? जैसे ही अरमान ने यो सुना, उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि सामने खड़ी यो छोरी उसके पेशेंस लेवल ने टेस्ट कर रही थी। अरमान गुस्से से आस्था की तरफ देख के बोला, तुम सच सच बताओ कि सच में तुमने साड़ी पहननी ना आती। तब आस्था ने एक बार फिर अपनी गर्दन मासूमियत के नाम में हिला दी। तब अरमान ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अपने कपड़े उतारो। अरमान की बात सुन के आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने चौंकते हुए कहा, के? जो कपड़े अरमान ने उसके ऊपर पानी डाल के गीले कर दिए थे, उन कपड़न में वो पहले से ही सिमटी जा रही थी। उसने खुद ने कवर करने की नाकाम कोशिश करी। उसकी हरकत देख के अरमान शायद आस्था की सिचुएशन समझ गया और तेज आवाज में बोला कि तुमने सुनाई ना दे रहा? मैंने तुम तक ये कहा, अभी और इसी वक्त अपने कपड़े उतारो। मैं जानता सू कि तुमने साड़ी पहननी ना आवे, यो तुम्हारी शक्ल पे साफ साफ लिखा दिखा से। मैं साड़ी पहनने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। अरमान के यो कहते ही आस्था के मन में उठ रहे ढेर सारे सवाल थोड़े कम हो गए। आस्था मुंह बनाते हुए मने मन बोली, कितना बेशरम आदमी से हो। उसने हल्की और धीमी आवाज में पूछा, लेकिन आपने देख के तो ना लगता कि आप साड़ी पहनते होंगे, फिर आपने साड़ी बांधनी कैसे आती से? क्या अरमान सच में आस्था ने साड़ी पहनने में उसकी मदद करेगा? क्या आस्था उसकी जिद के आगे झुकेगी या अपने हक खतर आवाज उठावेगी? अरमान गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखने लग गया, क्योंकि उसे जल्द से जल्द आस्था ने दादाजी के पास लेके जाना था। अरमान ने आस्था की कोई बात ना सुनी और अपनी कबर्ड से एक महंगी और ब्रांडेड साड़ी निकाल ली और चिढ़ के बोला, मेरे पास तुम्हारे इन फालतू सवालन का कोई जवाब ना से। अब फटाफट अपने कपड़े उतारो और मैं तुम्हारी मदद कर देता सू। दरअसल अरमान का इरादा यो था कि वो अपनी आंखें बंद करके आस्था ने गाइड कर देगा कि उसे साड़ी के बेरा पहनने से, लेकिन वो अपनी बात आस्था ने बोल ना पाया। इसलिए अपनी इमेज बरकरार रखते हुए उसने आस्था ने सीधा कपड़े उतारने कह दिया। आस्था ने मन ही मन कहा, बिल्कुल ना, मैं ऐसा कुछ भी ना करूंगी। आस्था जल्दी से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हमारी मदद करो, हमें कोई रास्ता दिखाओ। और फिर किसी छोरी ने ऐसा कहते हुए क्या इन्हें बिल्कुल भी शर्म ना आ रही से? आस्था अपनी आंखें गोल गोल घुमा के कुछ आइडिया सोचन में लगी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से अरमान की तरफ देख के बोली, हार्टलेस। आगे की बात उसके गले में ही अटक गई। वो मन में अरमान ने हार्टलेस कह रही थी और वही उसकी जुबान पे भी आ गया। अरमान उसकी बात का मतलब न समझा और सवाल करा, क्या कहा तुमने? आस्था हड़बड़ाते हुए बोली, हमारा मतलब से अरमान जी, हम आपसे यो कहना चाहते हैं कि बालकनी में तो हमें कुछ आवाज़न सुनाई दे रही से। अरमान ने अपनी एक आईब्रो उठा के उसकी तरफ देखते हुए पूछा, आवाज़? कैसी आवाज़? आस्था जल्दी ते बोली, यो तो हमें बेरा ना कि कैसी आवाज़ें आ रही से, पर हमने वहाँ ज़रूर कुछ सुना से। अरमान हैरानी ते आस्था की तरफ देखते हुए बालकनी की तरफ जान लग गया। अरमान के जाते ही आस्था अचानक थोड़ी सी मुस्कुराई
और बड़बड़ाते हुए खुद से कहने लगी, भाग आस्था भाग, कहीं यो शैतान तुमने पकड़ ले और फिर ते कपड़े उतारना बोलना शुरू कर दे। यो सोचते ही आस्था ने जल्दी ते दरवाज़ा खोलिया और तेजी ते बाहर जान खातिर दौड़ लगा दी। वो सीधी सीढ़ियाँ उतर के दादाजी के पास जाके खड़ी हो गई। वो बुरी तरीके से हाँफ रही थी। उधर अरमान ने जैसे ही आस्था ने इस तरीके से भागते हुए देखा तो उसने अपने दोनों हाथन की मुट्ठियां कस के बंद कर ली और गुस्से से बोला, एक मामूली छोरी के इतनी हिम्मत कि इसने मन ने झूठ बोला। इसकी इस बात की कीमत इसने चुकानी पड़ेगी। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए वो जल्दी से नीचे हॉल की तरफ जान लग गया। उधर दादाजी और चारों दोस्त आस्था ने इस तरीके से घबराई हुई देख के पूरी तरह हैरान हो गए थे। लेकिन जब दादाजी ने आस्था ने अपने सामने देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली, वरना उन्हें अब तक यूं ही लग रहा था कि कहीं अकेले में अरमान ने आस्था का मर्डर न कर दिया हो। लेकिन अब आस्था ने ठीक ठाक देख के वो रिलैक्स हो गए। ध्रुव फिक्रमंद होके आस्था से पूछन लग्या, क्यों या भाभी, आप इतना घबराए क्यों रही हो और इतनी तेजी से दौड़ के क्यों आ रही हो जैसे आपके पीछे किसी ने जंगली कुत्ते छोड़ दिए हों। तब तक आहान आस्था खातिर एक गिलास पानी ले आया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने पूछा, के बात से भाभी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो और आप इतना ज्यादा डर किससे रही हो। इससे पहले आस्था किसी ने कोई जवाब देती पीछे ते अरमान आ गया। अरमान ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डाले और बड़ी खामोशी ते दादाजी के पास आके खड़ा हो गया। जैसे ही आस्था की नज़र अरमान पे पड़ी तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो पानी का घूंट भी पी रही थी, लेकिन अरमान में वहां आते ही देख उसके डर के मारे पानी उसके गले में अटक गया और वो जोर जोर से खांसन लगी। अरे भाभी, आराम तय, यूं कहते हुए आकाश और सुमित आस्था के पास जाके खड़े हो गए। आकाश आस्था का सिर सहलान लग गया और सुमित आस्था की पीठ रब करन लग गया। जिवे अरमान ने आकाश और सुमित के हाथा ने देखा तो वो दोनों ने गुस्से से घूरन लग गया। कुछ देर बाद आकाश और सुमित ने अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। दोनों ने एक साथ अरमान की तरफ देखा और तुरंत आस्था के सिर और उसकी पीठ से अपने हाथ हटा लिए। फिर दोनों एक साइड जाके खड़े हो लिए। दोनों एक दूसरे ने चोरी चोरी मजराते देख के इशारा इशारा में बात करन लग गए। अब तक आस्था भी ठीक हो चुकी थी। तब ध्रुव ने पूछा, क्यों या भाभी, आप ठीक तो हो ना। तभी आस्था बोलन लगी, जी ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक सा, हमें कुछ ना होया से। वो एक्चुअली हमारे कमरे में एक चूहा आ गया था और हम उससे इतना डर गए थे कि हम आपने के बतावें, इसलिए हम दौड़ के सीधे यहाँ आ गए। अब जिब्बे आस्था ने अपनी भोली सी सोच में अरमान की जगह चूहे का नाम ले दिया तो अरमान के अंदर खून पूरी तरह उबलना लग गया। उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो मनी मन सोचने लग गया कि इस छोरी की हिम्मत कैसे हुई मन ने चूहा बोलन की। दादाजी हल्की सी मुस्कान के साथ बोलन लगे, आस्था बेटी, अगर तुम्हारे कमरे में कोई चूहा था तो अरमान ने बता देती, अरमान उसने भगा देता, तुमने इतना डरन की क्या जरूरत थी। फिर वो आहान की तरफ देख के बोलन लगे, आहान बेटा, जाओ रूम में जाके देख के आओ, इस चूहे की इतनी हिम्मत होगी कि हमारी बेटी ने इतना परेशान कर दिया, जिससे हमारी बेटी इतनी डर गई। ऐसा कह के दादाजी ने आस्था के सिर पे हाथ रख दिया और उसे बेटर फील करने की कोशिश करने लगे। तभी दादाजी की नज़र आस्था के कपड़ों पे गई। उन्होंने हैरानी से पूछा, बेटी, तुम्हारे कपड़ा ने क्यों होया से, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे से। आस्था अचानक दादाजी के पूछे गए सवाल ते घबरा गई और उसने चोरी चोरी अरमान की तरफ देखा, जो अपनी आंखन में आग लिए आस्था ने एक हुरे जा रहा था। आस्था ने जल्दी से झूठ बोलते हुए कहा, दादाजी, जब हम बाथरूम में थे तब हमें बेरा ही ना चला कि गलती से हमारा हाथ शावर पे चल गया और उसने हमारे सारे कपड़े गीले हो गए। हम बस चेंज करन जा रहे थे, लेकिन तभी अरमान जी ने बताया कि आप आ गए से, इसीलिए हम सबसे पहले आपसे मिलन खातर आ गए। आस्था ने बड़ी चालाकी से अपनी बात कही, जिसे देख के अरमान मन ही मन बोलन लग गया कि इतनी सफाई ते ये छोरी झूठ बोल देती से, मतलब पूरी तरह से जाली और धोखेबाज सयो छोरी। यो सोचते हुए अरमान ने आस्था ते और भी ज्यादा नफरत होने लग गई। दादाजी हंसते हुए बोले,
अच्छा चलो बच्चों, तुम जाओ और आराम करो। कल सुबह मन ने तुम सब देख जरूरी बात करनी से, इसलिए तुम सब जाओ और आराम करो। दादाजी ने जिब्बे आस्था और अरमान ने वहां ते जान खतर कहा तो आस्था परेशान होगी, क्योंकि वो अरमान के साथ उसके कमरे में ना जाना चाहती थी। इसलिए वो हिचकिचाने लगी और अपने हाथन की उंगलियां ने आपस में मरोड़न लगी। चारों दोस्त बड़ी गौर से आस्था की तरफ देख रहे थे। वो एक दूसरे की आंखन में देख के बात करने लग गए। सुमित धीमी आवाज में बोला, लगे से भाभी ने अरमान भाई के साथ कमरे में जानते डर लग रहा से। आकाश फुसफुसाते हुए बोला, भाई डर क्यों ना लगेगा, भाभी तो फिर भी आ जाई से। हम तो कई सालन थे अरमान भाई ने देखते आ रहे से, आज तक हमारी हिम्मत ना हुई उनके कमरे में जान की, तो फिर बेचारी मासूम सी इनोसेंट सी भाभी ने, इनसे डर तो लगेगा ही। आहान मायूस होके बोला, यार मन ने तो भाभी ने देख के सच्ची में बहुत तरस रह से, कितनी प्यारी सी से यो। मैं ना चाहता कि अरमान भाई इन्हें कोई भी दुख दे। ध्रुव उसने समझाते हुए बोला, तुम्हारे मन की बात तुम अपने मन में ही रखो, क्योंकि अब तक सिर्फ दादाजी की वजह से अरमान ने किसी ने कुछ ना कहा से, नहीं तो अब तक वो गोली चला देता। इब आस्था के पास वहां से जान के अलावा कोई और रास्ता ना था, इसीलिए वो बेचारे थे सबकी तरफ देखते हुए अरमान के पीछे जान लगी। उसकी आंखों में देख के ऐसा लग रहा था मानो वो सबसे रिक्वेस्ट कर रही हो, मन्ने बचा लो, मन्ने इस मॉन्स्टर के साथ अकेले मत भेजो। अरमान सीढ़ी पे चढ़ने से पहले बीच में रुक गया और उसी टाइम आस्था, जो उसके ठीक पीछे थी, अचानक से अरमान की पीठ से टकरा गई। उसे ऐसा लगा मानो कोई बहुत बड़ी दीवार उसके सामने आके खड़ी हो गई हो। वो धड़ाम से जमीन पे गिर पड़ी। आस्था की कराह निकल पड़ी और उसे लगा उसका सर फूट गया हो। वो अपना सर सहलान लगी। आस्था की चीख सुन के अरमान गुस्से से पीछे मुड़ा। सामने ध्रुव और आहान ने आस्था के दोनों हाथा ने पकड़ रखा था और उसने उठान में मदद कर रहा था। अब तो अरमान और भी घना गुस्से से आस्था की तरफ देखने लग गया, लेकिन इस वक्त आस्था का ध्यान अरमान पे ना था, ध्रुव पे था। आस्था मन ही मन ध्रुव की घनी इज्जत करे थी। एक तरह से वो ध्रुव की बड़ी फैन थी, क्योंकि ध्रुव मेडिकल लाइन का वो चेहरा था जिससे मिलन का सपना सारे लोग देखा करते थे, और आस्था भी उनमें से एक थी। ध्रुव ने फिक्र करते हुए आस्था से पूछा, भाभी आप ठीक तो हो ना? आस्था ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक से। आकाश ने पीछे से आके सवाल करा, भाभी लेकिन आप गिर कैसे गई? आस्था मासूमियत से बोली, वो आकाश भैया, हम तो बस ऊपर जा रहे थे, लेकिन अचानक ते बेरा ना कि इतनी मजबूत दीवार गिरते आ गई, जिससे हमारा सिर घना जोरते उसमें लग गया। मनने लगे से कि यो दीवार पक्का मजबूत सीमेंट से बनी होगी, तभी तो इतनी मजबूत से। देखो ना अभी तक हमारा सिर चक्कर खा रहे से, पर मन ने समझ में ना आया कि यहाँ बीच रास्ते में दीवार गिरते आ गई। ऐसा कह के जैसे ही आस्था ने नजर उठा के सामने देखा, उसके सामने अरमान खड़ा था। आस्था की सांस मानो अटक गई और उधर चारों ने आस्था की बात का मतलब समझते ही जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि आस्था दीवार से न टकराई थी, बल्कि अरमान सिंघानिया की पीठ से टकराई थी। आस्था चुपचाप सर झुका के एक साइड खड़ी हो गई और उधर उन चारों ने भी अरमान की आंखन में देखते ही सर झुका लिया और चुप हो गए। इब्तन दादाजी भी वहां आ गए थे। उन्होंने फिक्र से पूछा, अरे बेटी, तने ज्यादा तो ना लगी ना? आस्था ने झटते कहा, ना ना दादाजी, हम बिल्कुल ठीक से। दादाजी ने अरमान ने डांटते हुए कहा, तेरा ध्यान कित रहता से? तेरी वजह से बहू ने चोट लगी, और ऐसे आगे पीछे कैसे चल रहे थे तुम दोनों? एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी तो जा सकते हो ना? चल हाथ पकड़ एक दूसरे का, उसके बाद यहाँ से जाओ। अरमान दादाजी की बात सुन के गुस्से से उनने घूरने लग गया, मानो वो आंखन ही आंखन में कहना चाह रहा हो, आप अपनी बीमारी का कुछ ज्यादा ही नाजायज फायदा उठा रहे हो। लेकिन दादाजी ने एक बार भी अरमान की तरफ न देखा, वरना उनकी भी हिम्मत ना होती कि वो अरमान ने कुछ कह सके। दादाजी उन चारों की तरफ देखते हुए कहने लगे, अब तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? कि तुम लोगों ने सोना ना से? आकाश बोला,
दादाजी, मेरी तो कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं तो आज पहले विला में ही जाऊंगा। वैसे भी विला ज़्यादा दूर ना से, मैं बस निकलने लग रहा हूँ। तभी ध्रुव ने भी कहा, मन ने भी जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, हम लोग सुबह पक्का नाश्ता करन खतर यहाँ आ जाएंगे। और वैसे भी हम सब भाभी के हाथ के आलू के पराठे मिस ना करना चाहते। वैसे भाभी, काल भी के आलू के पराठे मिल सकेंगे? आस्था मुस्कुराते हुए बोली, जी जरूर, हम जल्दी आलू के पराठे बना देंगे। आप सब लोग प्लीज टाइम पे आ जाइयो। उधर अरमान ने दादाजी की तरफ देखते ही तुरंत आस्था का हाथ कस के पकड़ लिया। आस्था ने कुछ समझ ना आया, क्योंकि वो अभी भी ध्रुव ते और बात करना चाहवे थी। लेकिन तब तक अरमान उसे लगभग घसीटते हुए अपने साथ सीढ़ी ते ऊपर कमरे में ले जान लगा। और थोड़ी देर में कमरे में जाके उसने कमरा अंदर ते लॉक कर दिया। आस्था डरते हुए बोली, यो आप क्या कर रहे हो? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।